नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर फिल्म 2020 में आपका स्वागत है। आईआर के रिवीजन का ये हमारा 8वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम जनवरी महीने के आईआर से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जूस कोजेंस के बारे में है। ये देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। क्यों न्यूज़ में आया? न्यूज़ में देखो इसलिए आया क्योंकि यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में ये कहा था, अगर ईरान रिटालिएट करता है तो हम ईरान की आइडेंटिफाइड 52 साइट्स पर अटैक करेंगे, उनमें से कुछ ईरान की कल्चरल साइट्स भी हैं। तो जब ट्रंप ने ये ट्वीट किया उसके बाद बहुत से एक्सपर्ट्स ने बोला आप ऐसा नहीं कर सकते, ये जूस कोजेंस के अगेंस्ट हैं। जूस कोजेंस का क्या मतलब है? जूस कोजेंस का मतलब देखो ये है कंपेलिंग लॉ, मतलब ऐसा इंटरनेशनल लॉ जिसे सभी स्टेट्स फॉलो करेंगे। स्टेट्स जूस कोजेंस से डेविएट नहीं कर सकते। जूस कोजेंस जो हैं इनको सैंक्शन किया गया है वियना कन्वेंशन के तहत। तो ये देखो इंटरनेशनल रूल है कि आप युद्ध की सिचुएशन में भी दूसरे देश की जो कल्चरल साइट है उस पर अटैक नहीं करोगे। तो ट्रंप ने अपने ट्वीट में जब ये बात बोली तो ये जूस कोजेंस के अगेंस्ट हो गई, क्योंकि इंटरनेशनल रूल ये बोलता है आप कल्चरल साइट पर अटैक नहीं कर सकते। समझ गए? तो ये सिंपल मतलब है जूस कोजेंस का कि सभी देश जो इंटरनेशनल लॉ है उससे डेविएट नहीं करेंगे, और जूस कोजेंस को सैंक्शन मिला हुआ है वियना कन्वेंशन से भी। जैसे और एग्जांपल्स देता हूं आपको जूस कोजेंस के। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता किसी भी देश के द्वारा। जिनोसाइड अगर किया जाता है वो भी जूस कोजेंस के अगेंस्ट है। अपार्थीड जो था साउथ अफ्रीका में वो भी जूस कोजेंस के अगेंस्ट था। समझ गए? मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो कोई भी देश नहीं कर सकता है। अगर किसी के द्वारा किया जाता है तो वो जूस कोजेंस के अगेंस्ट होगा। नेक्स्ट आर्टिकल एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मीडिया में देखो इस प्रकार की खबरें निकल कर आई 2020 में एससीओ का समिट जब इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा तो इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी न्योता दिया जाएगा। तो ये हैरानी वाली बात है क्योंकि अभी हर प्रकार की बातचीत इंडिया की पाकिस्तान के साथ सस्पेंड है। हम बात करें एससीओ की, ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। शुरुआत में 6 मेंबर्स थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। देखो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस में तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं होता, आप याद रखिएगा। जैसे स्विट्ज़रलैंड बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल होता है, आमतौर पर स्विट्ज़रलैंड न्यूट्रल रहता है। तो तुर्कमेनिस्तान को सेंट्रल एशिया का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। सेक्रेटरीट जो है एससीओ का कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में। नाम में देखो संघाई है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि नाम में संघाई है इसलिए सेक्रेटरीट भी संघाई में होगा। नहीं, सेक्रेटरीट है बीजिंग में। शुरुआत में 6 मेंबर्स थे और अब टोटल मेंबर्स की संख्या है 8। 2 मेंबर इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया एससीओ को 2017 में। वैसे देखो ज्वाइन तो इंडिया को करना था, बट चूंकि चाइना पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा दोस्त है तो चाइना ने ये शर्त रखी इंडिया को तब शामिल किया जाएगा अगर पाकिस्तान को भी इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया जाए। चाइना इंडिया को कंटेन करना चाहता था पाकिस्तान की सहायता से इस ऑर्गेनाइजेशन में। 8 फुल टाइम मेंबर्स के अलावा 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, अजरबैजान, आर्मीनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल की बॉडी है, ये देखो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एक साल में एक बार मिलती है ये काउंसिल और उसी मीटिंग में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं और ऐसी गाइडलाइंस को अडॉप्ट किया जाता है जो सभी मेंबर स्टेट्स पर लागू होती हैं। इसके अलावा 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं। एक तो देखो एससीओ सेक्रेटरीट जो बीजिंग में है और एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रैट्स। ये कहाँ पर बेस्ड है? ताशकंद में। ताशकंद कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। ताशकंद डिक्लेरेशन आपको याद होगी 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद ताशकंद डिक्लेरेशन की सहायता से पीस इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ताशकंद उज्बेकिस्तान में है और उस समय उज्बेकिस्तान यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था।
तो काफ़ी बार यूपीएससी देखो ये क्वेश्चन भी पूछती है, रैट्स जो मैकेनिज्म है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है? इसका आंसर है एससीओ। गोल्स क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के? गोल्स तो देखो सिंपल है, मेंबर कंट्रीज के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करना, मेंबर कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन को प्रमोट करना अलग अलग एरियाज में, जैसे पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमिक रिसर्च, ये सब डेकोरेटिव सी चीज़ें हैं। सबसे लास्ट में जॉइंट एफर्ट्स की सहायता से पूरे रीजन में पीस, सिक्योरिटी, ये सब मेंटेन करना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सागरमाथा संवाद के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? पहले बेसिक्स की बात करते हैं। देखो सागरमाथा संवाद जो है ये नेपाल सरकार का एक इनिशिएटिव है। संवाद का मतलब होता है डायलॉग। तो इस इनिशिएटिव के तहत 2 साल में एक बार डायलॉग ऑर्गेनाइज होगा विभिन्न इश्यूज़ पर, रीजनल इश्यूज़, नेशनल इश्यूज़ और ग्लोबल इश्यूज़। और उस डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए विभिन्न देशों के लीडर्स को इनवाइट किया जाएगा। ये है नेपाल की सरकार का सागरमाथा संवाद। और इसी साल पहली बार डायलॉग ऑर्गेनाइज होगा इस सागरमाथा संवाद इनिशिएटिव के तहत। 2 से लेकर 4 अप्रैल के बीच इस इनिशिएटिव का पहला एडिशन ऑर्गेनाइज होगा और थीम होगी क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। सागरमाथा देखो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। खास बात यह है इस इनिशिएटिव की, नेपाल की सरकार ने कहा है इस इनिशिएटिव के पहले एडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमने सार्क के मेंबर कंट्रीज के लीडर्स को इनवाइट किया है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों को इनवाइट किया गया है इस इनिशिएटिव के पहले एडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि ऑर्गेनाइज होगा 2 से 4 अप्रैल के बीच। अगर ऐसा होता है, अगर दोनों देशों के लीडर्स आते हैं इस डायलॉग में, तो दोनों की मुलाकात भी संभव है। इसलिए ये सागरमाथा संवाद जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया है। नेक्स्ट आर्टिकल गंगा वोल्गा डायलॉग के बारे में है। ये देखो इंडिया और रशिया के बीच ऑर्गेनाइज होने वाला डायलॉग है। इस डायलॉग को कंसेप्चुलाइज किया गया था 2018 में। जब 2018 में इंडिया और रशिया के बीच समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, तब ये डिसाइड किया गया था दोनों देशों के बीच ये डायलॉग होगा रेगुलरली। नाम है गंगा वोल्गा डायलॉग। गंगा हमारी रिवर है, वोल्गा रशिया की रिवर है। अभी हाल ही में ये गंगा वोल्गा डायलॉग कंडक्ट हुआ न्यू दिल्ली में। इस डायलॉग को ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। किसके साथ मिलकर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर। डायलॉग की थीम थी कनेक्टिविटी। देखो ये जो डायलॉग है एक प्रकार से प्लेटफॉर्म है इंडिया और रशिया के बीच स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे ले जाने का, इसे और ज़्यादा मजबूत बनाने का। इस डायलॉग में बहुत सारे प्रपोजल्स पर चर्चा हुई, जैसे इंटरनेशनल सिचुएशन कैसे तेज़ी से चेंज हो रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। 2019 में जब इंडिया रशिया समिट ऑर्गेनाइज हुआ था व्लादिवोस्तोक में, वहाँ पर जो डिसीजंस लिए गए थे उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, या फिर गंगा और वोल्गा के जो रिवराइन सिस्टम है यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किस प्रकार से डेवलप किया जाए। इन सब इश्यूज़ पर चर्चा हुई इस गंगा वोल्गा डायलॉग के दौरान। अगर यूपीएससी पूछती है ये गंगा वोल्गा डायलॉग कौन कौन से देशों के बीच ऑर्गेनाइज होता है, आंसर होगा इंडिया और रशिया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ओस्लो पीस अकॉर्ड के बारे में है। देखो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस अकॉर्ड के बारे में जान लीजिए। ये ओस्लो पीस अकॉर्ड सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स हैं जो साइन हुए थे इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच 1990s में। ओस्लो पीस अकॉर्ड के अंदर ओस्लो 1 और ओस्लो 2 ये दोनों अकॉर्ड्स आते हैं। मकसद क्या था आप वो समझ लीजिए। मकसद ये था कि वेस्ट बैंक से जो इजराइल का टेम्परेरी ऑक्यूपेशन था वो समाप्त किया जाए, यानी इजराइल अपनी ट्रूप्स को वेस्ट बैंक से वापस लेकर जाएगा और वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियंस की गवर्नमेंट इस्टाब्लिश होगी। ये एसेंस था ओस्लो पीस अकॉर्ड का। लेकिन अब इजराइल ने ये बोला है अगर यूएसए अपना मिडिल ईस्ट पीस प्लान अनाउंस करती है तो हम ओस्लो पीस अकॉर्ड से बाहर आ जाएंगे। वैसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स दी हुई हैं इस ओस्लो पीस अकॉर्ड के बारे में, लेकिन इतना कुछ आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी ये पूछेगी कि ओस्लो पीस अकॉर्ड किस किस के बीच में साइन हुआ था, किससे संबंधित है, तो आप आसानी से बता सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल G77 नेशंस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? साउथ अमेरिका का एक देश है गियाना। गियाना को
हेड चुना गया है G77 नेशंस का। देखो G77 ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में 77 डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा जिनेवा में। मकसद क्या था? मकसद ये था साउदर्न कंट्रीज़ के, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, ऊपर नॉर्दर्न कंट्रीज़ जो हैं, ज़्यादातर देखो नॉर्दर्न कंट्रीज़ डेवलप कंट्रीज़ हैं और साउदर्न कंट्रीज़ जो हैं वो या तो काफ़ी गरीब हैं या फिर डेवलपिंग हैं। तो उस समय सोचा यह गया था कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इकोनॉमिक इश्यूज़ से संबंधित कोई एग्रीमेंट साइन होना हो या फिर कोई चीज़ नेगोशिएट होनी हो तो साउदर्न कंट्रीज़ अगर आपस में मिल जाएं तो वो डेवलप कंट्रीज़ के साथ बेहतर ढंग से नेगोशिएट कर सकते हैं। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई थी। यूनाइटेड नेशंस के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ की ये लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया भी एक मेंबर है G77 ऑर्गेनाइजेशन का। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम के बारे में। तो देखिए, ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम को समझने से पहले हमें ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजी को समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजी ये 2018 में साइंड हुआ था एंड जो ये पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजी था, ये देखिए ये एम करता है कि कैसे जो आपकी पूरे वर्ल्ड में जो रेफ्यूजी की क्राइसिस चल रही है उसको किस तरीके से एड्रेस किया जा सके, कैसे देखिए जो पूरे वर्ल्ड का रिस्पॉन्स है वो और ज़्यादा बेटर हो सके टुवर्ड्स रेफ्यूजीज। क्योंकि देखिए रेफ्यूजीज के बहुत ज़्यादा राइट्स एक्सेट्रा को वायलेट किया जाता है एंड रेफ्यूजीज को जस्टिस नहीं मिल पाता। तो इसीलिए जनरली कंट्रीज रेफ्यूजीज को निगलेक्ट कर देती है, उन्हें इग्नोर कर देती हैं, उन्हें भगा दिया जाता है। तो इसी तरीके से रेफ्यूजी की राइट्स के लिए ही ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजीज 2018 को ये साइन किया गया था एंड इससे पूरे वर्ल्ड का एक रिस्पॉन्स को इंप्रूव किया जाएगा रेफ्यूजी सिचुएशंस में। एंड देखिए बहुत सारे इसके और भी ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि जो रेफ्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सपोज करिए ए कंट्री से बी कंट्री में रेफ्यूजी चले गए हैं तो जो बी पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि केवल वो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन रिफ्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रॉपर शेयर्ड वे में लेंगे जिससे कि बी पे केवल बर्डन ना आए। ठीक है, तो इसी तरीके की बात करता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको मोर इक्विटेबली लिया जाएगा। जो ज़्यादा डेवलप्ड एंड ज़्यादा अमीर कंट्री हैं वो ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करेंगी ताकि इन रेफ्यूजीज का ख्याल रखा जा सके। फिर उसके बाद देखिए क्या क्या कैसे उनका रीसेटलमेंट किया जा सकता है, कैसे अगर उनको वापस भेजना है तो क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो एक टाइप का पूरा होलिस्टिक आप कह सकते हैं रेफ्यूजी को आप कह सकते हैं कि उन्हें प्रॉपर जस्टिस दिलवाने के लिए ये पर्टिकुलर जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजी है ये आपका साइन हुआ था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसमें फिर उनकी देखिए सेफ्टी और एक्सेट्रा इन सब की बात भी आ जाती है। तो अब हमारे पास ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम है ये। तो देखिए ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम क्या है, तो ये एक टाइप का जो ये ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन हुआ था इसका ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने के लिए इस फोरम की संस्थापना आप कह सकते हो की गई है। अब क्या था देखिए ये ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम, तो ये फर्स्ट एवर ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम हुआ था एंड ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। एंड होस्ट किसने किया था, तो देखिए ये होस्ट किया था आपके यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी UNHCR अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड। तो अब देखिए इस जो पर्टिकुलर फोरम में क्या हुआ था कि बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज एक्सेट्रा लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड यहाँ पे आके बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया गया, एक्सपीरियंस को शेयर किया गया कि किस तरीके से हम ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम एंड ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजीज के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है क्रिस्टल अवार्ड्स के बारे में। तो देखिए बस इसमें यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि क्रिस्टल अवार्ड्स दिए किसके द्वारा जाते हैं, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिए जाते हैं एंड किस लिए दिए जाते हैं, तो ये आपके लीडिंग आर्टिस्ट एंड कल्चरल फिगर्स, तो जिनकी ऐसे आप कह सकते हो ऐसे फिल्म स्टार्स एक्सेट्रा जिनकी जो इमेज है, मतलब इन द सेंस इन्होंने बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल चेंज पे फोकस किया है, मतलब जैसे कि सोसाइटी में कुछ मैसेज को स्प्रेड किया गया है, इस टाइप की बात की है। जैसे ये अगर आप देख पा रहे हैं दीपिका पादुकोण है, तो दीपिका पादुकोण की जैसे अभी मूवी आई थी छपाक, तो छपाक में अगर आप लोग को पता हो कि वो एक एसिड अटैक विक्टिम की प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा इसको हाईलाइट करती है, तो इस टाइप से एक अच्छी इंस्पायरिंग मूवी थी। ठीक है, तो इसीलिए ये जो क्रिस्टल अवार्ड्स हैं ये ऐसे लोग को ही दिए जाते हैं जो आर्टिस्ट एक्सेट्रा है, कल्चरल फिगर्स है एंड जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, सोसाइटी में प्रोग्रेसिव वैल्यू